नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे इसकी अध्यक्षता। 2027 चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। तो सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कोर ग्रुप होगा शामिल। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने भी दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेला अपने चरम पर है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन यात्रा शुरू हुए महज 5 दिन में ही शिव भक्तों की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर कावड़ यात्रा की छवि धूमिल करने का काम किया है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मोत्रादत्त जोशी के अनुसार कावड़ मेले में अराजकता और कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। के कारण को जो कावड़ मेला है उसमें अराजक तत्वों को सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कानून से खिलवाड़ नहीं करने देगी। कावड़ियों का स्वागत है। लगभग अभी तक 1 करोड़ के लगभग उसकी संख्या पहुंच चुकी है। विगत वर्ष 5 करोड़ के लगभग कावड़ यात्री यहाँ पर आए थे। अभी सरकार की तरफ से उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी पंचक चल रहे हैं, बहुत से कावड़ अभी वापस नहीं गए हैं। जैसे ही पंचक खत्म हो जाएंगे, कल मेरे ख्याल से कल से कावड़ियों का प्रस्थान शुरू होगा अपने गंतव्य के लिए। और जितने भी कावड़े यहाँ आएंगे निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत भी करेगी, पुष्प वर्षा से स्वागत करेगी, माल्यार्पण करेगी। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हरिद्वार में सक्रिय किया गया है। संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक अमला उसके लिए लगा हुआ है। परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में शहर के विकास और जनहित से जुड़े 34 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में नियमित प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ कर व्यवस्था, आवास और पालतू कुत्तों के प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अहम फैसला लेते हुए आवासीय भवनों के संपत्ति कर में वरिष्ठ नागरिकों को 15% की छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस दौरान मीरा सकलानी ने कहा कि बरसात खत्म होते ही शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्य भी तेजी लाई जाएगी। और सभी प्रस्तावों को माननीय बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित किया है। उसमें जो क्योंकि कुछ चीजें तो रूटीन वर्क की थी जो रूटीन में होती है, लेकिन जैसे हमने अभी एक जो प्रस्ताव पास किया है जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके जो आवासीय प्रॉपर्टी है उसके टैक्स में पालिका ने 15% की छूट बोर्ड के माध्यम से रखी गई है। इसी तरीके से जो हमारे IBI के जो प्रस्ताव है सभी प्रस्तावों पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए, और साथ में जो एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव रहा है लास्ट में वो था जो हमारे स्ट्रीट डॉग है या जो हमारे पालतू जो डॉग्स हैं उनके ऊपर भी उनके लाइसेंस को बनाने के लेकर के और स्ट्रीट डॉग की व्यवस्था करने के लिए ये पूरी चीजों पे आज यहाँ पे बोर्ड में विस्तृत। मसूरी में जौनपुर रवाई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। मसूरी टाउन हॉल में आयोजित संयुक्त बैठक में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि अगर ST का दर्जा दिया जाए तो उसका लाभ पूरे जौनसार रवाई क्षेत्र को मिले और किसी एक हिस्से तक सीमित ये न रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जौनपुर रवाई की संस्कृति, बोली और परंपराएं जौनसार बाबर से मिलती जुलती हैं, फिर भी ये क्षेत्र आज तक ST सूची से बाहर है। देखो, ये हमारी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की रवाई जौनपुर की बहुत वर्षों पुरानी मांग है। लगभग 1952 से हमारे पूर्वज भी और हमारे बड़े बुजुर्ग इसकी मांग करते आ रहे हैं और हम भी, हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमसे पूर्व की जो पीढ़ी है वो भी जनजाति की मांग करते आ रही है। हमारी जो हमसे लगाव हुआ क्षेत्र जौनसार बावर का है, उनको सन 1967 में उनको जनजाति का लाभ मिल गया था और उनके साथ साथ हम भी इसी मांग को करते आ रहे थे, लेकिन वो मांग हमारी उसमें पूरी नहीं है। तो उसी को लेकर आज हम एक बृहद बैठक बुलाई है जौनपुर के निवासियों की
और इसमें हम चाहेंगे कि रोहाई जौनपुर के लोगों को पुनः जो एक निष्कर्ष मोटे तौर पे मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जनजाति में शामिल होने की बात सभी लोग कर रहे हैं कि भाई उसमें लाभ भी ज़्यादा है। हमारी जो सभ्यता है, जो जौनपुर की रोहाई की जो रहन सहन है, बोली भाषा, खान पान है, वो एक आदिवासी लक्षण है हमारे। तो सबका यही है कि भाई हमें जनजाति में शामिल करने की मांग की जाए। वो कुछ राजनीतिक साथियाँ हैं हमारे लोग को, और राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने इस तरह को हमारे रोहाई और जौनपुर को बांटने का प्रयास किया। और हमने उनसे भी निवेदन किया कि भाई रोहाई जौनपुर की लगभग 70-75-80 साल पुरानी मांग को आप हमें ऐसे मत बांटो। हमारी तब भी उनके बुजुर्गों ने इकट्ठे इस लड़ाई को लड़ा, और हम चाहते हैं कि आज भी हम इस लड़ाई को इकट्ठे ही लड़ें। जौनपुर और रोहाई की जो 4 पार्टियाँ हैं उन लोगों की बैठक हुई थी। बैठक पूरी है, जिसमें क्या है बरसात के कारण जो है बहुत सारे लोग हमारे 100-150 लोग नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ा कारण जो है आज बैठक का कि रोहाई के बड़कोट के लोगों ने 3-4 लोगों ने जो है अपना प्रस्ताव बना, अपनी चिट्ठी लिखी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमको जो है जनजाति घोषित किया जाए। जब ये समाचार पत्रों पे और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता लगा तो हमारा जो समुदाय, जौनपुर समुदाय, बॉर्डर घाट है 10 की और जो एक पट्टी है, और उनको जब पता लगा तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि भाई सब लोग बैठ करके शासन को हम भी लिखे कि भाई हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें कुछ किसी से का कोई विद्रोह नहीं है, किसी से हमारा द्वेष भावना नहीं है। हम जो है इसको, जो लड़ाई हमारी ओबीसी की थी, रोहाई जौनपुर समुदाय को जो ओबीसी किया था, तो वो प्रस्ताव उन लोगों को भी करना चाहिए। तो उसी प्रस्ताव के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं। वो प्रस्ताव हम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि अगर रोहाई घाटी वालों को अगर आप जनजाति में सम्मिलित करते हैं तो हम जौनपुर समुदाय पर बॉर्डर घाट जो पार्ट छूट गया है उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। अब लोगों के विचार इसमें है कि अगर बाय द वे जनजाति होता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है या ओबीसी में ज़्यादा बेनिफिट है। ये मामला ये कि हमारी रोहाई जौनपुर की आज मसूरी में टाउन हॉल में बैठक और की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारी नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मीरा शुक्लानी और हमारे पूरे जौनपुर के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। इसमें सवाल इस बात का है कि रोहाई जौनपुर का, क्योंकि ये बहुत 1952 से ये मांग चल रही है, और 1952 से जो मांग चल रही है हमारी कि हमको 2003 में आदरणीय विजय बहुगुणा जी और एनडी तिवारी हमारे मुख्यमंत्री थे, डामठा में इसकी घोषणा की गई थी, जो हमको उस टाइम ओबीसी दिया गया था। और आज हमारी फिर ये मांग, हमने 1952 से मांग हमारी चलती आ रही कि हमको, क्योंकि हमारा नाता रिश्ता है, क्योंकि इधर हमारा जौनपुर है, रोहाई जौनपुर, और सामने हमारा जौनसार है, क्योंकि जौनसार का तो उस टाइम जनजाति दे दिया है, और हमको हम उस टाइम भी हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया है। और हम चाहते हैं कि हम इस बार हम सब लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर हम चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट होकर हम इस मुहिम को आगे इस काम को करें कि जो हमारी, हम सरकार से भी सरकार को भी हम पत्र देंगे। उधम सिंह नगर के गदरपुर में सरदार नगर अंडरपास के पास हुई सनसनीखेज फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई दोनों स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली है। दिनांक 27 को सहजपाल सिंह द्वारा एक तहरीर दे दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि रुद्रपुर से वो लोग वापस आ रहे थे, तो वापस आते वक्त 2 स्कॉर्पियो वाहनों से उनका पीछा किया गया था, और गदरपुर जो जहाँ पे मैं बात कर रहा था सरदार नगर अंडरपास पे, वहाँ पे उनके साथ में 2 वाहनों में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनके साथ में एक पुरानी रंजिश को लेकर आपसी झगड़ा हुआ, और उसी दौरान सौरभ कुमार जो इसमें मुख्य अपराधी है उसने गोली चलाई, जिसमें गगन उपल
जो विक्टिम है उसको गोली लगी हुई थी पैर में, जो अभी उपचाराधीन है। इसमें इनका पुरानी रंजिश जो है वो पाजपुर में जुलाई के महीने में जो गगन उपल है उसके द्वारा जो इस घटना का जो मेन अभियुक्त है सौरभ कुमार, इसके साथ भी मारपिटाई की जाना प्रकाश में आया है। जो इनका लंबे टाइम से आपस में चल रहे थे और उसी के चलते ये फायरिंग की घटना हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्वेलांस के माध्यम से 4 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें राजवीर सिंह, आकाशदीप सिंह, प्रशांत सिंह और सौरभ कुमार मुख्य अपराधी है। इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, सर्वे और उनके बेहतर प्रबंधन को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रिकॉर्ड कितना अपडेट हुआ है, अवैध कब्जों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं, इन संपत्तियों से होने वाली आय को कैसे बढ़ाया जाएगा, इन्हीं सवालों पर हॉर्नबिल टीवी ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से खास बातचीत की है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वक्फ की क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं अभी हाल फिलहाल में, किस पर फोकस भी ज्यादा किया जा रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड अब क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद आया है, उसके बाद लंबा वक्त 2 साल के करीब उसी में लग गया है। अब जो उम्मीद पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था। अब मुझे लग रहा है कि वो रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया है लगभग। लोगों ने काफ़ी की हैं, दर्ज की हैं, काफ़ी रह भी गई हैं। तो अभी काफ़ी उलझन वाली लाइन थी, ट्रिब्यूनल बन चुका है। अब नए प्रोसेस के हिसाब से हमने भी डिमांड की है कि क्योंकि नया वक्त अमेंडमेंट एक्ट आ गया है तो उसके रूल्स बनने हैं, तो रूल्स बनने की तैयारी चल रही। और फिर अब चीज़ों को बेहतर दिशा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि वक्त की संपत्ति का जो भी अब बची कुची है उसका यूज़ बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके, कैसे इस संपत्ति के ऊपर, क्योंकि जो वक्त था ये गरीबों के लिए था, गरीबों का हक था, सदके ज़कात खैरात का पैसा ये गरीबों के काम आए। तो जो बेघर लोग हैं, जिनके पास छत नहीं है, उनको सरकार के साथ मिलकर इनके ऊपर अच्छे आवास बनाए जाएं और उनको मुफ्त आवास दिए जाएं। फिर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस बनाए जाएं, बेटियों के लिए अच्छी डिग्री कॉलेजेस बनाए जाएं कि बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स बने। और वक्त की संपत्ति समाज के साथ साथ ये देश की संपत्ति भी है, तो ये मुसलमानों के साथ साथ औरों के भी काम आए। इसकी सही यूटिलाइजेशन इस प्रॉपर्टी का किया जाए तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो वक्फ से मिल सकता है। और वक्फ अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के जो हालात हैं उनमें बेहतरी की एक बड़ी उम्मीद जग रही है, इसीलिए इसको उम्मीद का नाम दिया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस गए वक्त से बहुत बेहतर होगा। और ऐसे में वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा हो या फिर अतिक्रमण हटाने की कवायद हो, किस तरह से प्रक्रिया जारी भी है और किस तरह के कदम आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, वक्त के ऊपर बड़े इंक्रोचमेंट हुए हैं, 65-70 सालों में सिर्फ लूट हुई है और वो सारी संपत्तियों पे अवैध तरीके से लोग बैठे हैं। तो अब ट्रिब्यूनल बन गया तो ट्रिब्यूनल के आदेश आने शुरू हो गए। वक्फ के ऊपर जो गलत तरीके से इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं उन तमाम लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप तुरंत या तो कागज़ दिखाएं अपने पास किस हैसियत से आप बैठे हैं यहाँ, या इसको खाली करें। तो जो खाली नहीं करेंगे तो धारा 54 की कार्रवाई उनके ऊपर कर रहे हैं। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको चिन्हित करके धारा 54 की कार्रवाई की जा चुकी है। अब उनके ऊपर बुलडोज़र चलाने की तैयारी है। अगर नहीं मानेंगे तो उस संपत्ति को खाली कराएंगे और फिर जब संपत्ति खाली हो जाएगी तो वो गरीबों को उसका लाभ मिलेगा। डिजिटलीकरण के लिए क्या कुछ अभी कदम भी उठाए जा रहे हैं और कहाँ तक प्रक्रिया लगभग पहुंच गई है? देखिए, उम्मीद पोर्टल के ऊपर सब कुछ डिजिटलाइज करना इसीलिए दर्ज किया जा रहा है कि एक एक प्रॉपर्टी का जो मैपिंग है वो हो जाए, उसकी करंट स्टेटस क्या है वो आ जाए और उनको भी टैगिंग हर प्रॉपर्टी की चल रही है। तो मुझे लगता है कि जब एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ें आ जाएंगी तो उसमें बेहतर किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो लिटिगेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसके सोल्यूशन की तरफ बोर्ड चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगा। बहुत ईमानदारी के साथ सरकार का ये प्रयास है, मोदी धामी सरकार का, कि चीज़ों को बेहतर किया जाए और समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यही संपत्ति जो लूट का सामान बन गई थी, इसी संपत्ति को सही से संजो के मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास किए जाएं। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वक्त की संपत्ति का सही यूज़ हो गया तो मुस्लिम समाज को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आय बढ़ाने के लिए किस तरह से काम चल रहे हैं और संपत्तियों का बेहतर उपयोग हो उसके लिए क्या कुछ कर रहा है सर वक्फ? देखिए, वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां थी इनका किराया 100 रुपए, 150 रुपए ये चलता आ रहा था अभी तक।
जब नया अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद से ही हमने इसके किराए को बढ़ाने की बात की है। अब बाजारी जो मूल्य है उसके हिसाब से किराया वसूला जा रहा है लोगों से और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब कम से कम वक्फ अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। जो पीछे वाले रास्ते से पैसे लिए जाते थे, सामने से 50 रुपए दिखाए जाते थे और पीछे से हज़ारों रुपए अब उनकी जेबों में जा रहे थे। अब कहीं न कहीं उसके ऊपर अंकुश लगा है और सभी वक्फ़ों को ये कहा जा रहा है, जितने भी औकाफ वक्फ बोर्ड के हैं, कि सब अपने-अपने किराए को बढ़ाएँ और जो किराया नहीं बढ़ाएगा, फिर ऐसे मुतवल्लियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो मुतवल्ली के यहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है और वो मुतवल्ली अगर उन इंक्रोचर्स को या वो वक्फ के जो बेनिफिशियरी बन के बैठे हैं वहाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तो हम फिर मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए पारदर्शिता बढ़ी है और हमें उम्मीद दिख रही है कि अब रास्ते आसान होंगे और मुस्लिम समाज के हक में अब कुछ बेहतर करने का मौका आ रहा है। तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा था, वो कहीं न कहीं चरितार्थ होगा। ये जो गरीबों का सदके, ज़कात, खैरात का पैसा था, ये उन गरीबों का हक था जिनके पास कुछ नहीं है, बेसहारा लोग जिनका कोई नहीं है, तो उनके लिए अच्छे जैसे धर्मशालाएँ होती हैं, ऐसे अच्छी सराय बने, उन लोगों को रखने के लिए सेकंड इनिंग हाउस बने, जो बेघर बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके लिए यतीम खाने बने, अनाथालय बने और उनको बेहतर एजुकेशन देकर हॉस्टल्स में उनके एडमिशन बच्चों के कराए जाए, जिससे वो मुख्य धारा में जुड़े। वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी अच्छी पहल की हैं हमारे कार्यकाल में। जैसे हमने कहा है कि कोई भी लावारिस डेड बॉडीज अक्सर गंगा नहर में मिलती थी। उन शनाख्त होने के बाद पता चलता था ये मुस्लिम है। अब ये मुस्लिम है तो इनको कैसे दफनाया जाए, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? तो वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदारी ली है उसकी और हमारा कई कब्रिस्तान ऐसे हैं हरिद्वार के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा खर्च अपने आप करते हुए पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए और जो गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे बेहतर काम किया जाए। इसलिए पहली बार वक्फ बोर्ड ने मॉडर्न मदरसा का कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम ये इस तरह के मॉडर्न जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं उनको मॉडर्नाइज करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन देंगे। तो मुझे लगता है बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ फिर डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे और डॉक्टर कलाम साहब के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये मॉडर्न मदरसे होंगे। हमारा मानना है कि अब इनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम से कुछ भला होने वाला नहीं है। तो नया एजुकेशन सिस्टम सरकार ने लॉन्च किया है और नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हम ये मानते हैं आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। मस्जिदों का और कब्रिस्तानों का किस तरह से रखरखाव भी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी तो संपत्तियों की संरक्षण की ज़िम्मेदारी वक़्फ़ की है और उसके लिए भी हमने कहा है कि अब जो मस्जिदें जहाँ औक़ाफ़ हैं, जो कब्रिस्तान हैं और हमें लगता है उन कब्रिस्तानों की चारदीवारियाँ होनी हैं, उनमें कोई दिक्कत है, तो जहाँ हमारे सामने परेशानी आती है, हम सरकार को लिखते हैं और अपने पास से भी जो हमसे बन पड़ता है, उसकी भी हम सहायता करने के प्रयास करते हैं कि कैसे निज़ाम बेहतर किया जा सके। हाल ही में जो कानूनों में बदलाव हुआ, उसको आप किस तरह से देखते भी हैं? उत्तराखंड के लिहाज से कितना बेहतर मानते हैं? देखिए, कानून में तो बहुत वक़्त की ज़रूरत है ये बदलाव और एक उम्मीद की किरण मोदी जी ने इस वक़्फ़ एक्ट के माध्यम से दिखाई है, जो नया एक्ट आया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले वक़्त में आपको बहुत बेहतर साइन मिलेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ डेवलप होंगी, वक़्फ़ की इनकम बढ़ेगी, उस वक़्फ़ की जो इनकम आएगी वो उससे गरीब बेटियों की शादी की जा सकेगी, उससे जो यतीम बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे काम किया जा सकेगा। वो पैसा आएगा तो लेकिन वो सब कुछ आएगा, अभी आया नहीं है। तो अब प्रॉपर्टी की लाइन पे एक हमारा जो वे आउट है वो सही है, हमारी दिशा सही है और अगर ईमानदारी से सरकारों ने इस सोच के साथ अपनी नीयत साफ रखते हुए काम किया, तो आने वाला वक़्त बहुत बेहतर होने वाला है। मुस्लिम समाज सेल्फ डिपेंड होके सही रास्ते पे चलेगा और पढ़ा-लिखा समाज जब हो जाता है और बेहतर दिशा में चलता है, तो फिर ये मानिए कि देश आगे बढ़ता है। देश को विश्व गुरु बनाना है और माँ भारती का एक हाथ कमज़ोर रह जाए, तो फिर वो सफ़र आसान नहीं होगा। तो वो कमज़ोर हाथ को भी ताकत देनी है, तब माँ भारती ये भारत विश्व गुरु बनेगा और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी दिशा में काम कर रही है सरकार। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में खामोशी के साथ बहुत मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस गए वक्त से बहुत बेहतर होगा। सर, लेकिन जो वक़्फ़ संपत्तियों से जुड़े विवाद हैं, उनको का किस तरह समाधान भी किया जा रहा है? किस तरह से उनमें संशोधन या चीज़ें की जा रही हैं कि बेहतर चीज़ें हो सकें? देखिए, डिस्प्यूट बहुत सारे हैं। मैंने कहा ना वक्फ ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट जज उसके
अध्यक्ष होते हैं, उसमें 2 जजेस और बैठते हैं और फिर बैठ के तीनों जजेस फैसला लेते हैं। वहाँ पर जो मैटर है वो सब जुडिस हैं और वक्फ बोर्ड अपने हिस्से का काम करता है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, इसमें डिस्प्यूट है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो ट्रिब्यूनल उसको तय करता है। अब ट्रिब्यूनल तय कर देता है कि वह संपत्ति वक्फ की है, तो फिर वक्फ उस संपत्ति का सही उपयोग करे। वो खाली पड़ी रहती है तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता है। अभी तक लाइनअप ये थी कि जो लैंड यूज जिस मकसद से वक्फ हुई है, वाकिफ ने वक्फ की है, वही उसका लैंड यूज होगा और उसके बहाने लोग उस पर इंक्रोचमेंट करते थे, कब्जे करते थे। मकसद एक तरफ चला जाता था लेकिन वो भूमाफियाओं के और वक्फ माफियाओं के काम आती थी। अब उस संपत्ति का सही यूज हो कि उसके ऊपर अच्छे स्कूल्स बन जाएं, अच्छे कॉलेजेस बन जाएं, अच्छे हॉस्पिटल्स बन जाएं, गरीबों के लिए अच्छे घर बन जाएं और गरीबों को डायरेक्ट वो घर मिले। तो जो गरीब आदमी को वक्फ बोर्ड की तरफ से घर मिलेगा तो दुआएं देगा ना। तो ऐसे ही जब गरीब यतीम बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हॉस्टल में रह के उसे पढ़ने की फैसिलिटीज मिलेगी तो दुआएं देगा ना। गरीब का बच्चा जब फ्री में एजुकेशन हासिल करेगा और वो मदरसे के नाम पे जिस एजुकेशन को हासिल कर रहा था सिर्फ एक ही भाषा तक सीमित हो गया था, अब उसको सारी भाषाओं का ज्ञान मिलेगा तो मुझे लगता है एक बेहतर इंसान बनेगा। और हमारा मानना है कि जब वो कुरान को पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदा को जानेगा, अपने सहाबाओं के जो किरदार है उस पे नाज करेगा, जब वो उसके अलावा जब उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ेगा, जब वो अ, उसमें भगवान श्री राम को पढ़ेगा, भगवान श्री कृष्ण को पढ़ेगा, वो भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध को पढ़ेगा, गुरु नानक देव को पढ़ेगा, फिर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ेगा, तो सबको जानेगा ना। वो कहेगा हाँ, मोहम्मद साहब का किरदार तो बहुत बड़ा था लेकिन भगवान बुद्ध का किरदार भी कोई कम नहीं था। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम का किरदार भी वाह वाह थे। तो वह इनके किरदार बड़े बड़े किरदार हैं। तो फिर वो औरों के मजहब का सम्मान करेगा, औरों की आस्था का सम्मान करेगा, अपने मजहब से प्यार करेगा और औरों का सम्मान करेगा। यही भारतीयता सिखाती है, यही मेरा कल्चर है, यही मेरी संस्कृति है। और भारतीय मुसलमान को भारतीय रहते हुए वो मजबूत मुसलमान बने, ये हमारी सोच है। हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम भारतीय डीएनए हैं। और भारतीय डीएनए जब भारतीय बनकर अपने धर्म पर चलेगा तो फिर और बेहतर भारतीय बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त, क्योंकि जब राष्ट्र के प्रति आपकी वफादारी तय हो जाती है, जब आप अपने राष्ट्र को अपनत्व की दिशा से देखकर और उसको पॉजिटिव लाइन पे लेके आते हैं और आप बेहतर दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो सरकारें भी ये कोशिश करती हैं कि आपको उन तमाम योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचे और उन योजनाओं का लाभ जिनका आपको लाभ मिल रहा है उससे आप मुख्य धारा में जुड़ सकें। और जब आप मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे तो देश विकसित बनेगा। उस विकसित देश में कोई अनपढ़ नहीं होगा, हमारा लिटरेसी रेट 100% होगा, यहाँ कोई गरीब नहीं होगा, हर हाथ को काम होगा, हमारा वे ऑफ लिविंग वो बेहतर होगा। और मैं ये कहता हूँ कि जब सब अच्छा अच्छा होता है तो आप विकसित देश में शुमार होते हैं। और जब लोग आपको मानने लगे, जब दुनिया का मुसलमान ये कहे अगर मुसलमान बनना है तो ऐसे बनो जैसे भारतीय मुसलमान, अरब का मुसलमान नहीं, भारतीय मुसलमान जैसे मुसलमान बनो, जो परिवार को साथ लेके चलता है, जो औरों को भी एक्सेप्ट करके चलता है, ऐसे मुसलमान बनो। जब भारत का क्रिश्चियन ऐसा क्रिश्चियन बने कि दुनिया के सारे क्रिश्चियन उसे फॉलो करें, जब भारत का सिख ऐसा सिख बने कि पूरी दुनिया के सिख उसे फॉलो करें, जब भारत का पारसी ऐसा पारसी बने कि पूरे पारसी उसे फॉलो करें, जब भारत का बौद्ध ऐसा बौद्ध बने कि दुनिया के सारे बौद्ध कहें कि अगर बुद्धिज्म कहीं से सीखना है तो जाओ भारत से सीखो, तब भारत का जो संस्कृति है इसका डंका दुनिया में बजेगा, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारे यहाँ का हर व्यक्ति परफेक्ट हो, हमारे यहाँ का हर व्यक्ति ऐसा हो जिसको लोग देख के ये चाहें कि अगर बेटा बनना है तो ऐसा बनो जैसे भारत के बेटे होते हैं, बेटियां बननी है तो ऐसे बनो जैसे भारत की बेटियां होती हैं, बहुएं बननी है तो ऐसे बनो जैसे भारत की बहुएं होती हैं, सास ससुर बनना है तो ऐसे बनो जैसे भारत के सास ससुर होते हैं, माँ बाप बनना है तो ऐसे बनो जैसे भारत के माँ बाप होते, तब जाके आप विश्व गुरु का तमगे को हासिल करते हैं। उसके लिए एक जो फाउंडेशन बननी है वो यहीं से शुरू होती है और उस फाउंडेशन की तरफ ताकत से भारत बढ़ रहा है। अपनी संस्कृति की जड़ों को संजोते हुए, अपनी जड़ों को पकड़ते हुए भारत मजबूत कदमों से आगे बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त भारत का भी बेहतर होगा और भारत में रहने वाले भारतीयों तक का भी बेहतर होगा। आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। हमारी दिशा सही है, थोड़ी सी स्पीड की कमी है, आने वाले वक्त में स्पीड भी पकड़ी जाएगी और भारत तेजी से आगे जरूर बढ़ेगा।
सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब समझी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।